हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज अध्याय नंबर 3 को पढ़ते हैं, जिसका नाम है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। चलिए पढ़ते हैं इस अध्याय को और जानने की कोशिश करते हैं इस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, अध्याय का नाम है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, क्योंकि जब तक आप इस अध्याय का मतलब नहीं समझेंगे तो उससे समझ में नहीं आएगा कि इस अध्याय में हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। तो क्या है अध्याय का नाम? शहरी जीवन यापन के स्वरूप। मतलब इसका ये हुआ स्टूडेंट, जो लोग भी शहर में जीवन को व्यतीत करते हैं या जीवन में रहते हैं या जो भी जीवन यापन करते हैं शहर में, उनके बारे में पढ़ना है कि वो लोग शहर में कैसे जीते हैं, कैसे वो लोग कार्य करते हैं, कैसे वो लोग रहते हैं। वो सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे इस अध्याय के जरिए। आइए आगे देखते हैं। हमने पिछले अध्याय में ग्रामीण जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जाना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले जो अध्याय हम लोगों ने जब पढ़े थे तो उसमें क्या जाना था कि ग्रामीण जीवन के बारे में जाना था कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो उस चीज़ के बारे में जाना था। गांव के लोग कौन कौन से कार्य कर कर अपनी आजीविका चलाते हैं। इस अध्याय में हम शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है कि पिछले अध्याय में हमने ग्रामीण जीवन के बारे में जाना था कि जो गांव में लोग रहते हैं वो कैसे लोग अपने आजीविका चलाते हैं, यानी वो लोग कैसे जीवन जीते हैं, वो लोग अपने काम काज कैसे करते हैं और किस चीज़ पे निर्भर रहता है। उसी प्रकार से इस अध्याय में हम शहर के लोगों के बारे में जानेंगे कि शहर में लोग क्या क्या काम करते हैं, वो अपनी जीवन कैसे चलाते हैं, वो अपने जीवन को चलाने के लिए किस चीज़ पर निर्भर करते हैं, क्या कार्य करते हैं, वो सब चीज़ के बारे में इस अध्याय में जानेंगे। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर और कई महानगर है। भारत में यहाँ बताया जा रहा है कि 5,000 यानी 5,000 से भी ज़्यादा शहर है, सिटी, और कई महानगर है। इन महानगरों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। और इस महानगर जो है, उस महानगर में क्या है कि 10 लोग से ज़्यादा लोग भी क्या करते हैं, रहते हैं और अपना काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। आप सुनते होइएगा, लोग आम भाषा में भी बात करते हैं कि शहर में लोग रात और दिन कुछ नहीं बूझते हैं, वो लोग काम करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। वो लोग क्या करते हैं, कोई कार्य करते रहते हैं। शहर भी हो तब भी काम चलता रहता है किसी भी चीज़ का। वहीं गांव में देखते होइएगा तो अंतर होता है। गांव में लोग रात में क्या होते हैं कि जनरली वो सामान्यतः अपनी काम धंधा को बंद कर कर वो लोग सोते हैं। मतलब दिन में ज़्यादा, रात के अपेक्षा दिन में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन शहर में वही है कि दोनों टाइम यानी रात और दिन कुछ नहीं होता है। और शहर में आप देखते होइएगा कि रात और दिन दोनों टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम होती है। चलो एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चलो एक शहर में कहीं चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने व्यवसाय में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग है कि चलिए मतलब किसी शहर में देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वे लोग नौकरी करते हैं या अपने व्यवसाय में लगे हैं, मतलब खुद की व्यवसाय जो चीज़ भी है, या वो अपने जीवन कैसे चलाते हैं। मतलब आप जानते हैं स्टूडेंट कि जीवन चलाने के लिए हमको क्या है कि कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। या अपने रोजगार के लिए वो कौन सी काम करते हैं और वो कमाई कैसे करते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यह बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं। यह बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह बिहार की राजधानी कहाँ, पटना है। यहाँ लाखों लोग क्या करते हैं, रहते हैं, और ये बहुत बड़ा शहर है। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, लेकिन रहने का मौका बहुत कम ही मिलता है। यहाँ पे बताती है कि मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, कहाँ आती है, पटना, लेकिन वो रहने का मौका वो बोलती है कि बहुत कम मिलता है। यहाँ मेरे मामा रहते हैं। एक बार मेरे भाई बहन के बहुत जिद करने पर मैं यहाँ रुक गई। तब मुझे पटना शहर और वहाँ के लोगों को जानने का मौका मिला। तो यहाँ पे बता रही है कि एक बार इनके ममेरे भाई और बहन बहुत जिद कर इनको रोक लिया था। जब ये रुकी तब वो पटना शहर और वहाँ के लोगों को जानने का मौका मिला। तो यहाँ पे पटना के कहानी को लेकर के आपको समझाया जा रहा है। आइए आगे पढ़ते हैं। फुटपाथ पटरी पर काम करने वाले। हम सुबह ही घर से निकल गए थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। चहल पहल का मतलब बहुत सारे लोग एक दूसरे काम में बिजी या आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब उसी को चहल पहल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। सब्जी एवं फल बेचने वाले अपने ठेले पर सब्जी एवं फल सजा रहे थे। जो सब्जी और फल बेचते हैं वो क्या कर रहे थे, अपने ठेला पर सब्जी क्या कर रहे थे, सजा रहे थे। तो वहीं सब्जी और फल वाला घर घर बेचने के लिए अपना ठेला लिए जा रहा था। और आप देखते होइएगा शहर में क्या होता है कि सब्जी वाले, बहुत सारे सब्जी वाले ठेले पर क्या करते हैं, सब्जी लेकर गली में घूमते हैं और आवाज़ लगाते हैं और वो क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। वहीं एक महिला बेचने के लिए टोकरी में कुछ पूजा सामग्री लेकर बैठी थी। मतलब एक महिला, यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोकरी में कुछ पूजा की सामान लेकर बैठी थी और बेचने की कोशिश कर रही थी। सड़क के दूसरी तरफ एक व्यक्ति टेबल पर कई तरह के अखबार रखकर बेच रहा था। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे तो कुछ लोग खरीद कर ले जा रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा था, एक टेबल पे बहुत सारे अखबार रखकर बेच रहा था। कुछ लोग अखबार को पढ़ रहे थे तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, अखबार को खरीदे जा रहे थे। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरा हुआ हॉर्न बजाता हुआ गुजर रहा था। ऑटो रिक्शा जो है वो स्कूल के बच्चों से मतलब भरा हुआ, वो क्या हो रहा था, हॉर्न बजाते हुए जा रहा था, वो बताया जा रहा है। पास में एक पेड़ था जिसके निकट एक मंदिर था। पेड़ के नीचे मोची अपने टीन के बक्से से सामान निकाल रहा था। पास में एक नाई अपना काम शुरू कर चुका था। मोची मतलब जो जूते चप्पल बनाते हैं वो थे, और नाई जो हेयर सैलून यानी सैलून में जो बाल बनाते हैं, काटते हैं, वो वहाँ पे थे। थोड़ी दूर पर एक सैलून था जहाँ कुछ नौजवान दाढ़ी बनवाने एवं केस काटाने के लिए जा रहे थे। केस मतलब बाल कटवाने के लिए जा रहे थे। सड़क के किनारे बैठा नाई कम ही पैसे में दाढ़ी बना देता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक व्यक्ति ठेला पर तरह तरह के बर्तन जैसे थाली, कटोरी, चाय छन्ना, कप आदि बेच रहा था, जिसे हम लोग प्राय इस्तेमाल करते हैं। ये सभी लोग स्वरोजगार में लगे थे। स्वरोजगार मतलब होता है कि खुद के रोजगार में, स्वयं मतलब खुद के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, खुद के रोजगार में लगे हुए थे। उनका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, उन्हें अपना काम स्वयं ही संभालना पड़ता है। मतलब इनका कोई भी घर में या कोई भी व्यक्ति नहीं है रोजगार में जो कि उनको हेल्प करेगा यानी मदद कर सकता है। वो अपना काम खुद से करते हैं और स्वयं ही संभालते हैं और संभालना पड़ता है। वे स्वयं योजना बनाते हैं कि किन किन चीज़ों को बेचे, माल कितना खरीदे, कहाँ से खरीदे, अपनी दुकान कहाँ लगाए। मतलब वे स्वयं काम करने का मतलब वे स्वयं यानी सेल्फ, खुद से योजना बनाते हैं कि किन किन चीज़ों को बेचे, मतलब कौन कौन से सामान को बेचे, कौन सी माल खरीदे, कहाँ से खरीदे। माल मतलब जो चीज़ वो माल लाकर वो बेचते हैं दूसरे से, वो चीज़ कहाँ से खरीदे,
अपनी दुकान कहाँ लगाए, ये सब क्या करते थे, वो खुद से सोचते और खुद से समझते और खुद से योजना बनाते थे। मतलब कहने का मतलब अंततः ये हुआ कि वो खुद से हर चीज़ को करते थे। उनकी दुकानें अस्थायी होती थी। कभी वे सड़क के किनारे चादर या चटाई बिछाकर दुकान लगा लेते हैं, तो कभी खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाई कर दुकान लगाते हैं। मतलब उनकी दुकान अस्थाई नहीं, एक होता है अस्थाई मतलब कि स्टेबल, मतलब कि वहीं पे करना ही करना है, लेकिन इनका अस्थाई था, मतलब कि कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, इस तरह से कोई अस्थाई नहीं था, अस्थाई था। वहीं बताया जा रहा है कि कभी वे सड़क के किनारे चादर या चटाई बिछाकर दुकान लगा लेते, तो कभी खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाकर दुकान लगाते हैं। ये रोज खरीदते हैं और रोज बेचते हैं। इनकी कमाई कम होती है, यानी जो रोज खरीदता है और रोज बेचता है तो उनकी कमाई क्या होती है, कम होती है। इनकी आय मजदूरों जैसी है, पर ये अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इनकी जो आय होता है, जो इनकम होता है, वो एक मजदूर की तरह होता है, जैसे 200-300-400 डेली अपना सामान खरीदे और फिर उस चीज़ को बेचकर अपना शाम में ख़त्म किए, फिर खरीदे, फिर बेचे। उस तरीके से कोई ज़्यादा इनकी इनकम होती नहीं है और क्या करते हैं, ये अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इन सभी व्यापारी को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। इन सभी व्यापारी को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। तो याद रखना है, पटरी वाला व्यापारी कौन है, तो वैसे व्यापारी जो स्वयं खुद से सब चीज़ करते हैं और खुद से अपना क्या करते हैं, दुकान लगाते हैं और जो भी चीज़ होती है वो करते हैं, माल खरीदते हैं और बेचते हैं। ज़्यादा उनको मुनाफा यानी इनकम होता नहीं है और वो अस्थाई होते हैं, कोई अस्थाई नहीं होते हैं। वो पटरी वाला व्यापारी कहलाता है। ठीक है। ये व्यापारी सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रखकर अपना सामान बेचते हैं। ऐसे व्यापारी क्या होते हैं, सड़कों के किनारे यानी कि रोड के किनारे फुटपाथ पर रखकर क्या करते हैं, सामान बेचते हैं। ये अपनी दुकान ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां खूब भीड़ रहती है। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं दैनिक उपयोग की होती है। ये अपनी दुकान ऐसे स्थान पे लगाते हैं जहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा भीड़ होती है, लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। और ये जो बेचते हैं जो सामान, वो क्या होता है, दैनिक यूज, यानी कि प्रतिदिन जो भी हम लोग यूज करते हैं घर में, जैसे कप, प्याला, बर्तन, शीशा, ये सब चीज़ मतलब दैनिक यूज करने वाली जितनी भी सामान है, वो चीज़ को ये क्या करते हैं, बेचते हैं। कौन, पटरी वाले व्यापारी। ग्राहकों के लिए इनसे सामान खरीदना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी हम कहीं आते जाते हैं तो प्राय ये रास्ते के किनारे ही बैठे होते हैं और बिना अधिक समय व्यय किए हम आसानी से मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। यानी कि ग्राहक जो होता है, ग्राहक मतलब जो खरीदते हैं सामान, उसको ग्राहक बोलते हैं। उनको सामान खरीदना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब भी वो कहीं से आते जाते हैं रास्ते से, तो वो दिख जाते हैं कि रास्ते के किनारे में बैठकर कोई मतलब सामान बेच रहा है, तो उससे क्या होता है कि आसानी से वो मनपसंद सामान अपना खरीद लेते हैं। ठेले वाले जो चीज़ बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर गुपचुप, समोसे, चाट, भूजा आदि यह ज़्यादातर घर पर ही तैयार किए जाते हैं। मतलब जो ठेले पे जो चीज़ बेचते हैं वो क्या होता है कि वो ज़्यादातर क्या होता है, अक्सर घर पर उनके परिवार वाले वो चीज़ बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, वो लोग ठेले पर लेकर घूमकर बेचते हैं। जैसे गुपचुप, समोसे, चाट, भूजा, ये सब हो गया। ठीक है। इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। मतलब ऐसे जो ट्रेडर जो होते हैं, व्यापारी जो होते हैं छोटे मोटे, जो स्वयं के खर्चे के लिए वो लोग खुद से चलाते हैं, ज़्यादा इनकम नहीं होती है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती है। पुलिस या नगर निगम वाले इन्हें तंग भी करते हैं। उनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। यानी पुलिस जो होता है और नगर निगम जो शहर में जो नगर निगम वाले होते हैं, जो रोड को देखते हैं, एक तरह से रोड की साफ़ सफाई या रोड की जो भी प्रतिबद्धता को देखते हैं, वो क्या करते हैं, अक्सर इनको एक तरह से दुकान हटाने के लिए कहते हैं।
हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। हमारे देश के शहरी इलाके में यानी जो शहर में जो लोग रहते हैं उस इलाके में लगभग 1 करोड़ लोग क्या है कि फुटपाथ पे अपना सामान बेचते हैं। बहुत सी जगहों पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कुछ संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। मतलब बहुत सी जगह पर ये होता है कि इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले यानी कि जो गाड़ी घोड़ा चलता है या पैदल लोग चल रहे हैं उसमें अवरुद्ध होता है, क्योंकि ये लोग जनरली सामान्यतः रोड पे ही ये लोग क्या करते हैं, रोड के किनारे दुकान लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि रोड ब्लॉक होने का भी दिक्कत होता है एक तरह से गाड़ी घोड़ा जाने के लिए, तो उसमें एक तरह से रुकावट की तरह देखा जाता है। लेकिन कुछ संस्थाओं के प्रयास यानी कि कुछ इंस्टीट्यूट जो है, कुछ संस्था है, उसके प्रयास से अब इसको भी सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने का अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। यानी कि कानून जब में बदलाव होने के कारण क्या होगा कि ये अपना दुकानदारी भी कर सकते हैं, अपना जीवन भी कर रहे हैं, अपना जो चीज़ बेच रहे हैं वो सब बिजनेस भी कर रहे हैं व्यापारी बनकर। और दूसरी बात यह है कि जो यातायात का दिक्कत होता था, आवागमन में जो भी अवरोध आता था, उसको भी सहज रूप से हो पाएगा। किन आधारों पर कहेंगे कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगार में लगे होते हैं? इसको आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। स्वरोजगार क्या होता है कि जो स्वयं की अपनी पूर्ति के लिए वो लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे क्या करते हैं, व्यापारी बनकर वो क्या करते हैं, कुछ सामानों को बेचते हैं सड़क के किनारे, और ज़्यादा उनकी मुनाफा नहीं होती है और ज़्यादा कोई इनकम भी नहीं होती है, और वो अस्थाई होते हैं। कोई अस्थाई जगह पे वो करते नहीं है, क्योंकि उनको दर बदर मतलब एक जगह से दूसरे जगह मतलब हटाया जाता है नगर निगम या पुलिसों के द्वारा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले लोग स्वरोजगार होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वो लोग अपने मजदूर की ही तरह वो क्या करते हैं, एक तरह से डेली बेसिस पे सामान खरीदते हैं, माल खरीद कर उस माल को क्या करते हैं, बैठ कर बेचते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न में चलते चलते मैं थक गई और मैं बाजार जाने के लिए उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले कतार में खड़े होकर सवारी का इंतजार कर रहे थे। हमने एक रिक्शे वाले को बाजार जाने के लिए तय किया। मतलब चलते चलते थक गई और बोल रही है कि मैं बाजार जाने के लिए उस जगह पर आ गई जहाँ पे रिक्शा मतलब कतार यानी लाइन से लगती है और सवारी का इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पे पहुँच गई। हमने एक रिक्शा को चयन कर लिया, मतलब कि एक रिक्शे को ले लिया, बाजार जाने के लिए तय कर लिया। ठीक है, अब आइए दूसरी चीज़ पढ़ते हैं आगे। श्याम नारायण एक रिक्शा चालक। श्याम नारायण जो है, जो आदमी है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम श्याम नारायण है, वो क्या करते हैं, एक रिक्शा चालक है, मतलब रिक्शा चलाते हैं। गांव से काफ़ी लोग काम की तलाश में शहर आते हैं, उसी में से श्याम नारायण भी एक है। यानी गांव से बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उस शहर की तरफ मूव ऑन करते हैं, यानी जाते हैं किस लिए, नौकरी तलाश करने की ओ में। लेकिन उसी में एक श्याम नारायण भी एक नाम के एक युवक है। वह भभुआ जिले का कृषक मजदूर है। भभुआ जिला बिहार में है जहाँ के वो कृषक मजदूर है। तो अब कृषक मजदूर क्या है स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में, अगर आपको नहीं पता हो तो पिछले वीडियो में आप जाकर इसको देख सकते हैं। पिछले वाले अध्याय में कृषक मजदूर के बात किए थे कि वैसे मजदूर जिनके पास स्वयं के खेती करने के लिए भी ज़मीन नहीं होती है, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे के फार्म पे काम करते हैं, दूसरे के खेतों में या दूसरे के मिल में या चिमनी में, या घर बनता है जहाँ पे घर निर्मित होता है वहाँ पे क्या करते हैं, टोकरी उकड़ी ढोना, मिट्टी ढोना, ये सब काम करना वो कृषक मजदूर कहलाता है। तो श्याम नारायण जो है वो भभुआ जिले का कृषक मजदूर है। उसके पास जमीन नहीं है। गाँव में साल भर खेती में मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब उसके पास जमीन भी नहीं है और गांव में साल भर में खेती में मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है।
यह फसल के कटाई बुआई के समय गाँव में काम करते हैं। हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था जो गाँव के बारे में, उसमें देखा था कि फसल का जब कटाई होता है उस समय क्या होता है कि मजदूर की मांग होती है, मतलब मजदूर को एक तरह से काम मिल जाता है, या बुआई के समय यानी शुरू में और अंत में। उसके बाद फिर से ये लोग क्या करते हैं, खाली हो जाते हैं। ठीक है, इस काम से जो कमाई होती है उसे परिवार का खर्च नहीं चल पाता है। यहाँ पे बताता है श्याम नारायण कि इनकी क्या होता है कि इससे क्या होता है, परिवार का खर्च एक तरह से नहीं चल पाता है। इसलिए जब खेतों में काम नहीं मिलता है तो ये शहर आकर रिक्शा चलाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जब खेतों में काम नहीं मिलता है बुआई और कटाई के बाद, तो क्या करते हैं, शहर में आकर रिक्शा चलाते हैं। यह इनका प्रतिदिन का काम है, किंतु तबीयत खराब होने की स्थिति में कमाई नहीं हो पाती है। यह इनका क्या है कि प्रतिदिन यानी एवरी डे का काम है, क्योंकि तबीयत खराब होने की स्थिति में यह कमाई नहीं हो पाती है। ये रैन बसेरा में रात गुजारते हैं। रैन बसेरा मतलब होता है कि जहाँ पे जो लोग बाहर में काम करने आते हैं उनके लिए ये होता है, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, रहते हैं और अपनी जीवन यापन यानी जीवन गुजारते हैं। दिन में काम किया, रात में वहाँ पे अपनी सोए बैठे, जो भी रोज 150 से 200 रुपये इनकी कमाई होती है। अगर इनका अपना रिक्शा नहीं होता तो ये रिक्शा का भाड़ा प्रतिदिन 30 से 35 रुपये रिक्शा मालिक को देते हैं। अगर इनका अपना रिक्शा नहीं है, मतलब अगर रिक्शा होता तो ठीक है, लेकिन ये लोग किराए पे रिक्शा लेते हैं। कितना देते हैं प्रतिदिन, यानी 30 से 35 रुपये क्या करते हैं ये लोग किराए के रूप में रिक्शे मालिक को दे देते हैं, क्योंकि उनका रिक्शा लेकर क्या करते हैं ये लोग चलाते हैं। ठीक है, प्रतिदिन 60 से 70 रुपये खाने और अन्य ज़रूरतों में खर्च हो जाते हैं। यानी कि प्रतिदिन यानी हर एक दिन 60 से 70 रुपया क्या होता है कि खाने और अन्य ज़रूरत की चीज़ों में क्या होता है कि खर्चा हो जाता है। ठीक है, बाकी पैसों ये परिवार के लिए बचा लेते हैं। बाकी पैसे क्या होता है कि ये अपने परिवार के लिए बचा लेते हैं। यानी कि 150 से 200 रुपये कमाते हैं तो 30 से 35 रुपये तो मालिक को दे दिया, 35 रुपया, 60 रुपया खाना में हो गया, 70 रुपया मान लीजिए, 100 रुपये तो ऐसे खर्च हो गए। जो 100 रुपये बचते थे वो अपने परिवार के लिए क्या करते थे, सेविंग यानी बचा लेते थे। 20 से 25 दिनों पर एक बार परिवार से मिलने गांव भी चले जाते थे। इसी पैसे से परिवार का जीवन यापन चलता है। कभी कभी इनके घर की महिलाएं भी मजदूरी करके कुछ कमा लेती है। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20-25 दिन में एक बार परिवार से भी मिलने श्याम नारायण जो है ये लोग गांव भी चले जाते हैं, और इसी पैसे से परिवार का जीवन यापन भी चलता है। कभी कभी इनके घर की जो महिलाएं होती है, जो लेडीज होती है, वो भी मजदूरी कर कर कुछ कमा लेती हैं। बाजार में जब हम बोरिंग रोड बाजार पहुंचे तो दुकानें खुलनी शुरू हो गई। बोरिंग रोड पटना में है गाइस, आप जानते होइएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब बोरिंग रोड पहुंची ये तो देखी कि दुकानें खुलनी शुरू हो गई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान, मिठाई आदि की दुकानों की लंबी कतार थी। हम लोग एक रेडीमेड कपड़े के शोरूम में गए, वहाँ से मुझे कुछ कपड़े लेने थे। तो ये बता रही है कि त्यौहार के कारण क्या, यानी फेस्टिवल के कारण बहुत भीड़ हो चुकी थी, मतलब बाज़ार में। वहाँ कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली सामान, मिठाई वगैरह के दुकान पे लंबी लंबी कतार यानी लाइन लगी थी। क्योंकि फेस्टिवल में आमतौर पे आप देखते हैं कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपनी ख़रीदारी में बिजी हो जाते हैं, यानी एक तरह से क्या करने में, मार्केटिंग करने में। इनको एक रेडीमेड कपड़े के शोरूम में गए, वहाँ से मुझे कुछ कपड़े लेने थे, इनको कुछ कपड़े लेने थे। यह 3 मंजिला शोरूम था और हर मंजिल पर अलग प्रकार के कपड़े थे। बाजार में 1-2 डॉक्टर की क्लिनिक भी थी, वहाँ भी लोगों की भीड़ थी। मतलब बाजार में क्या था कि 1-2 डॉक्टर के क्लिनिक थे जहाँ पे वहाँ भी भीड़ थी। कपड़े की ये दुकान है गाइस, ये चित्र में दिखाया जा रहा है, जहाँ पे 2 लोग हैं, एक दुकानदार है, एक ग्राहक है जो कि बात कर रहे हैं।
बड़ी दुकान में मैं अपने मामा जी के साथ एक बड़ी दुकान में पहुंची और वहां बैठे दुकानदार से बात करना शुरू किया एवं उसके बारे में जानना चाहा। तो ये बड़ी दुकान में अपने मामा के साथ पहुंचती है और वहां बैठे जो दुकानदार होते हैं, जो चलाते हैं दुकान को, वो उनसे बात करना शुरू किया और जानना चाहा। प्रमोद: पहले मेरे पिताजी व चाचा एक छोटी सी दुकान चलाते थे। रविवार और त्यौहार के अवसर पर मैं अपनी माँ के साथ उनकी मदद करता था। अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने भी काम करना शुरू किया। इस समय मैं अपनी पत्नी अंशु के साथ यह शोरूम चलाता हूँ। तो यहाँ पे प्रमोद जो है, ये देखिए कहाँ हमने छोटा व्यापारी का पढ़ रहा था, अब देखिए बड़े व्यापारी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले क्या था कि प्रमोद बताते हैं कि मेरे पिताजी व चाचा एक छोटी सी दुकान चलाते थे, यानी एक छोटी सी दुकान इसके चाचा और पिता चलाते थे। किनके? प्रमोद के। रविवार और त्यौहार के अवसर पर क्या होता था कि मैं अपनी माँ के साथ उनकी मदद करता था, यानी चाचा और पिता का मदद ये अपनी माँ के साथ रविवार या कोई त्यौहार होता था उसमें मदद करते थे। कौन? प्रमोद। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने, यानी कि ग्रेजुएट होने के बाद, कौन? प्रमोद बता रहा है कि अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने भी काम करना शुरू किया। इस समय मैं अपनी पत्नी अंशु के साथ यह शोरूम चला रहा है। तो ये बताता है कि मैं अपने पत्नी अंशु के साथ अब शोरूम चला रहा हूँ, यानी कि किसी समय में वो क्या करता था कि वो अपने पिता को हाथ बढ़ाता था और वो अपने चाचा को यानी कि एक तरह से हेल्प करता था। आज वो अपनी पत्नी के साथ वो बहुत बड़ा शोरूम चला रहा है। ठीक है। अंशु: हमने कुछ सालों पहले यह शोरूम खोला है। मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैं इसके साथ बुटीक भी चलाती हूँ। मैं इसी की पढ़ाई की हूँ। आजकल युवा वर्ग तथा बच्चे आकर्षक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अंशु जो है, प्रमोद की जो पत्नी है, वो बताती है कि कुछ साल पहले यह शोरूम खोला हूँ, और बताती है कि मैं ड्रेस डिजाइनर, यानी जो ड्रेस को क्या करती है, डिजाइन करती है। अलग अलग डिजाइन में ड्रेस जो आजकल आ रहा है, वो फैशन डिजाइनर जो होते हैं, जो वो लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। मैं इसके साथ बुटीक भी चलाती हूँ। कौन बोलती है? अंशु। मैं इसी की पढ़ाई की हूँ। किसकी? फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है अंशु, वो बताती है। आजकल युवा वर्ग तथा बच्चे आकर्षक, यानी कि आकर्षक कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। कौन बताती है? अंशु बताती है। इसको ध्यान में रखकर हमने रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर यह शोरूम खोला। तो बताती है कि इसी को लेकर रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजाकर यह शोरूम खोला। किसने बोलती है? अंशु यहाँ पे बताती है। हम अपने शोरूम के लिए माल दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से मंगवाते हैं। वो बताती है अंशु की अपने शोरूम के लिए जो भी माल होता है, यानी जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो तो बाहर से ही आती है। तो वो बाहर से कहाँ से मंगवाती है? दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई से मंगवाती है। कभी कभी कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाते हैं। कभी कभी कुछ कपड़ा जो होता है वो विदेश, यानी कि आउट ऑफ इंडिया से भी मंगवाते हैं। शोरूम के प्रचार प्रसार के लिए हम विज्ञापन भी देते हैं, यानी शोरूम के, उनकी जो अंशु और प्रमोद की जो शोरूम है बड़ा, उसका प्रचार, यानी कि एडवर्टाइज करने के लिए, ऐड करने के लिए, प्रचार, लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए वो क्या करती है? विज्ञापन भी देते हैं। इससे हमें व्यापार में बढ़ोतरी हुई। इससे हमारा जीवन स्तर पर ऊंचा हो गया। इससे क्या होगा कि जब आप एडवर्टाइज करवाएंगे, जब आप प्रचार प्रसार करवाएंगे लोगों के बीच में, तो क्या होगा कि लोग उसको जानेंगे। फिर लोग क्या करते हैं कि वो फिर आपके पास पहुंचना शुरू करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे अच्छी अच्छी क्वालिटी की कपड़े आती है, अच्छी क्वालिटी की मतलब कपड़े आती है। तो उससे क्या होगा कि वो क्या करेंगे कि वो वहाँ पे जाएंगे और ख़रीदेंगे। तो प्रचार प्रसार से इनकी व्यापार में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई। इससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो गया। इससे क्या हुआ कि अंशु और प्रमोद का जीवन जो है, जीवन स्तर जो है, लेवल जो है, वो क्या हो गया? हाई हो गया। हमने एक कार भी खरीदी और एक मकान भी बनवाया जो बाज़ार में कुछ दूरी पर है। ये बोल रही है कि हमने एक कार भी खरीदी है और एक मकान भी बनवाया है जो कि बाज़ार से कुछ दूरी पर है। तो ये प्रमोद और अंशु की कहानी है। देखिए कैसे एक छोटे से दुकान से कैसे ये आगे की तरफ कितनी
आगे बढ़ती है। ठीक है, तो हम वीडियो इतना ही रखता हूँ गाइस। तो आई होप आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिए, जिससे क्या हो कि लाभ हो सके। थैंक यू सो मच गाइस।